नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद क्या चीज़ें बदलेंगी और अमेरिका की एंट्री के बाद अब युद्ध नीति में क्या ज़्यादा बदलाव होना शुरू हो जाएगा, इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए हमारे साथ मेरठ कॉलेज के डिफेंस स्टडीज के एचओडी हेमंत पांडे सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, ईरान और इजराइल के युद्ध को अब आप कैसे देखते हैं? ईरान और इजराइल का युद्ध वास्तव में एक अपनी अस्मिता को बचाने के लिए और दूसरी तरफ अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। वास्तविकता यह है कि हाइफा में जब हमास का आक्रमण हुआ था और हमास, हिजबुल्लाह और ये हुती, ये तीनों के तीनों ईरान के प्रॉक्सी हैं जी, जिन्हें ईरान अपने वेपन्स प्रोवाइड कराता रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान के हितों को संरक्षित करें। इजराइल को इस बात की चिंता थी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाकर अपने इन प्रॉक्सीज को दिया तो यहूदी जाति का विनाश संभव है। इसलिए जरूरी हो गया उसके सामने कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोके जी। दूसरी तरफ खाड़ी युद्ध में अरब इजराइल युद्ध के समय इजराइल के डोमिनेंस से खाड़ी के राष्ट्र परेशान थे। ईरान लगातार अपने शस्त्रागार में वेपन्स की बढ़ोतरी कर रहा था। कई बार उसने नुमाइश की, दिखाया कि उसके पास कितनी मिसाइल्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोसाद ने और CIA ने यह बताने की कोशिश की कि ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम निकट है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल, इन दोनों ने यह सोचा कि अगर ये वेपन बना लेता है तो इससे मध्य पूर्व में, खाड़ी राष्ट्रों में एक संकट तैयार होगा ही, बल्कि विश्व में मानवता भी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि ये खुमैनी के आने के बाद जिस तरह की राजनीति ईरान में हो रही है वो तानाशाही की राजनीति है। वहाँ के लोग खुमैनी के प्रति, छोटा बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी एक आंख बंद कर समर्थन के साथ खड़े हैं। धार्मिक कट्टरवाद के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से जो सभ्यता के विकास में बाधा है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, ये क्या रिजीम चेंज को लेकर ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है कि खामनेई की रिजीम बदल जाए, और सवाल ये है कि अगर खामनेई की रिजीम बदल भी जाती है तो इस चीज़ का कौन गारंटी लेगा कि उसके बाद ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण नहीं करेगा? नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा टोकूंगा आपको जी। ये जो जुमला छोड़ा गया है कि खामनेई को हम हटाना चाह रहे हैं, ये बहुत आसान सी चीज नहीं है। खामनेई को हटाने का मतलब खामनेई को मारना। जैसा कि नेतन्याहू और खामनेई के कैरेक्टर को आप स्टडी करें तो आप पाएंगे दोनों ही हठियल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो खामनेई सरेंडर तो नहीं करेगा, वो तो बोल भी दिया उन्होंने। नहीं, वो सरेंडर नहीं करेगा। अब अगर हम खामनेई को हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को, ईरानी क्रांति के पहले राजा पहलवी के वंशज को लाएं, निश्चित रूप से वो अमेरिका के पिट्ठू होंगे, अमेरिकन पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे जी। लेकिन वो कुछ दिनों तक, जब तक अमेरिका का दखल, अमेरिका का प्रभाव ईरान में बना रहेगा, तब तक वो उसे परमाणु शस्त्र से रोक सकते हैं। लेकिन ये जो भावना खुमैनी ने इन लोगों में जागृत की है, ये देर सवेर पुनः पलटी होगी ही होगी। इसलिए जरूरी ये है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो तो ईरान के जितने परमाणु इंस्टॉलेशन हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में ही रहें और उनमें काम करें। सर, एक चीज़ और, आप चीज़ों को बड़ा बारीक से देखते हैं, एक चीज़ जरा और बताइए, क्या अब दुनिया जो है यह तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रही है? इन सब चीज़ों को क्या देख के लगता है आपको कि अमेरिका अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में जो सिनेरियो बनेगा उसको आप कैसे देखते हैं?
आप अगर इस 6-7 दिन हो गया इस युद्ध को, जी। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप पाएंगे कि ईरान को मुस्लिम राष्ट्रों का वो समर्थन नहीं मिला जो उसे उम्मीद थी। जी। एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अगर इजराइल उस पर न्यूक्लियर बम गिराता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम गिरा देगा। पाकिस्तान को डिनाई करना पड़ा? नहीं, पाकिस्तान को डिनाई करना ही नहीं पड़ा। आप ये सोचिए कि इस चीज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कितनी प्रखर हो गई। तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुला लिया अपने यहाँ। मुनीर वहाँ पहुँचे। आप क्या समझते हैं, ये एक सामान्य सी बात थी? मुनीर को बुलाने का मतलब था ईरान तुम देख लो, पाकिस्तान वही करेगा, वही चाहेगा जो मैं चाहूँगा। एक संकेत था। पाकिस्तान अब शायद उतना खुलकर इजराइल के विरुद्ध बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि खाली वो लोग बैठ के उन्होंने दावत तो की नहीं होगी, कुछ बातें और भी हुई होंगी जो पर्दे के पीछे होती हैं। जी जी। तो निश्चित रूप से ये विश्व युद्ध की तरफ तो शायद नहीं जाएगा, लेकिन इस युद्ध का फैलाव जरूर होगा। फिर सर सवाल ये आता है कि ईरान अगर अमेरिका युद्ध में उतर आता है तो ईरान कितने दिन तक सस्टेन कर पाएगा? ईरान की सस्टेनेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि इस युद्ध में उसे कौन से राष्ट्र किस तरह से समर्थन दे रहे हैं। रूस इस समय इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ। चाइना शुद्ध रूप से व्यावसायिक राष्ट्र है। चाइना जहां लाभ देखेगा वहां इन्वॉल्व होगा। तो अगर वेपन प्रोवाइड कराने की बात आई और ईरान ने चाइना से वेपन लेना चाहा तो चाइना जरूर देगा। रूस ने अभी एक बात कही है कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता हम करा सकते हैं, लेकिन अभी किसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इस युद्ध के बीच अगर अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हो जाता है तो यह युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। नहीं सर, जैसे अभी आप बता रहे थे, क्या अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होगा? जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी आ रही है कि हमें पता है कि खमनेई कहाँ पे हैं, हमें उनका पूरा आसमान हमारे कंट्रोल में है, तो जो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अमेरिका सीधे अब इस स्थिति में आके खड़ा हो गया है? ये भी युद्ध लड़ने का एक तरीका है जिसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं, साइकोलॉजिकल वार कहते हैं जी। अमेरिका ने जब ये कहा कि हमें मालूम है खमैनी कहाँ पे है, लेकिन अभी हम उसे मारेंगे नहीं, तो ये भी कहा उसने। सर ये पूरी प्रक्रिया तो सरेंडर कराने के लिए होगी ना। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों के कैरेक्टर को देखें, खमैनी के और नेतन्याहू के, तो दोनों के स्वभाव में झुकना नहीं लिखा है। और जब झुकेंगे नहीं तो एक तो एलिमिनेट होगा, चाहे ये हो चाहे वो हो। अब जब अमेरिका कह रहा है कि मुझे मालूम है कहाँ पर हैं, और इन्होंने शांति वार्ता करने में बहुत देर कर दी है, तो निश्चित रूप से एक कदम वो अमेरिका उठा चुका है। लेटेस्ट डेवलपमेंट आज का बता रहा हूँ मैं आपको कि वाशिंगटन में डूम्ड डे प्लेन उतार लिया गया है। डूम्ड डे प्लेन वो प्लेन है जिसे कयामत के लिए रखा जाता है। अच्छा जी। जहां माना जाता है कि इस प्लेन के ऊपर बम गोली का कोई असर नहीं होगा, जो न्यूक्लियर शॉक से भी सुरक्षित होगा। 9/11 में जॉर्ज बुश इसी प्लेन में बैठकर बाहर गए थे। तो इस स्थितियों में तो ये मान लिया जाए कि अमेरिका अब आने वाले कुछ दिनों में सीधे तौर पर एक कंक्रीट डिसीजन लेने के मूड में है। बिल्कुल मजबूर है। मजबूर इसलिए भी है कि अमेरिका के जो कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायी हैं वो यहूदी समुदाय से संबंधित हैं। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अच्छे ढंग से संचालित करना है तो ट्रंप को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, इजराइल ने जो अटैक किया इनके ऊपर, वो सारे के सारे अटैक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर थे, न्यूक्लियर बेस पर थे। उसने कोई सिविल अटैक नहीं किया। लेकिन प्रति उत्तर में जो अटैक ईरान ने किया वो हॉस्पिटल पर हुआ, सिविलियन इंस्टॉलेशन पर हुआ। तो इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि ईरान वार को सिविलियन पॉपुलेशन पर थोप रहा है, जिससे एक सिंपैथी फैक्टर इजराइल के लिए
वेस्टर्न कंट्री में अपने आप जाती है। सर एक चीज़ ज़रा और समझाइएगा, ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है और दुनिया के बाकी जो देश हैं उनमें सुन्नी हैं, तो ये शिया सुन्नी का भी कुछ ऐसा रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। इस पूरे युद्ध में आप देखोगे कि जो ये फैक्ट आपने बताया कि शिया और सुन्नी का, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है। सुन्नी बाहुल्य राष्ट्र जी खुल करके इनके साथ नहीं है, और जो कुछ राष्ट्र हैं वो सिर्फ मुस्लिम उम्मा के कारण हैं। इसीलिए ईरान को जो समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम राष्ट्रों का मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, दूसरा एक चीज़ और कही जाती है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान में भी वो सफलता नहीं मिली, वहाँ भी ये उलझे रहे, वियतनाम में भी, वियतनाम का भी आता है। तो अमेरिका अगर इस युद्ध में जाता है तो इस चीज़ की क्या गारंटी रहेगी कि अमेरिका जो है वो सब फाइनल डिसीजन करके लौट आएगा? एज एक्सपर्ट आप क्या चीज़? हाँ, नहीं, आप इसके पहले वियतनाम वार ले लो या क्या बोलते हैं इसका, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की टेराइन बनावट और वियतनाम की बनावट दोनों अलग अलग हैं जी। दोनों जगह अमेरिका इन्वॉल्व था डायरेक्टली। यहाँ पर मैक्सिमम डैमेज इजराइल कर चुका है। कुछ चीज़ें जो बिना अमेरिकी सहयोग के नहीं हो सकती, क्योंकि बंकर ब्लास्ट बम अमेरिका के पास है, और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं ईरान के, वो 200-250 फीट नीचे हैं। तो उसे तोड़ने के लिए हमें अमेरिका की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहा जाता है कि उनके न्यूक्लियर साइट 15 मंजिल नीचे हैं, ऐसा कुछ बताया। मैंने इसीलिए कहा आप 250-300 फीट नीचे हैं। तो अगर अमेरिका B-2 बम बरसक के साथ इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जी कोई कार्रवाई करता है तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। 2-3 कारण समझ लेना इसमें आप जी। पहला कारण तो ये है, अगर बम बन गया है तो, न्यूक्लियर बम बन गया, अगर बन गया है तो रेडिएशन होगा, वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप, और अगर वो इस प्रोसीजर में है तो ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। इन दो चीज़ों के ध्वस्त होते ही जो एक राष्ट्रीय गौरव की बात होती कि मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ चुका हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ईरान में इनके धार्मिक कट्टरपन को लेकर के विरोध हुआ था जी। अमेरिका और इजराइल उन्हीं भावनाओं को अब प्रज्वलित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर वो पहलवी के उत्तराधिकारी को ईरान भेजें तो वहाँ की जनता उन्हें एक्सेप्ट कर ले। लिबरल एक फंड जो है, एक लिबरल फंड उनको एक्सेप्ट कर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जब ईरान युद्ध की स्थिति में आ गया है, तो जैसा आप अभी कह रहे थे, तो ईरान कैसे वो परमाणु परीक्षण करने के मूड में है वो, और अगर ये भी दूर नहीं कि वो ये भी कह दे, अनाउंस भी कर दे कि हमने परीक्षण कर लिया, अगर कर लिया तो उसके बाद स्थितियाँ क्या बनेंगी? नहीं, अगर देखिए, परमाणु बम का परीक्षण करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परमाणु बम को फेंकना बहुत बड़ी चीज़ है। क्या ईरान के पास ये कैपेसिटी है? अगर मिसाइल के थ्रू भेजना चाहे तो भेज सकता है, लेकिन अभी जो गुप्त सूचनाएं हैं या CIA या मोसाद की सूचनाएं हैं, वो यही बताती हैं कि बहुत प्राइमरी स्टेज में है बम का इनका काम, जिसे डिफ्यूज़ करना बहुत कठिन नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जितनी भी उनकी न्यूक्लियर साइट है उन पे वो सभी मोसाद या इनके सबके रडार बिल्कुल बिल्कुल तकनीकी दृष्टि से तो इजराइल बहुत सुदृढ़ है भाई। आप जब से युद्ध शुरू हुआ 6-7 दिन के अंदर, उसने इनके टॉप मिलिट्री लीडर्स को मारा, उसने इनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उसने इनके पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, दुनिया जो है वो 2 ध्रुवों में बंटनी शुरू हो गई है। एक पक्ष है, अब अपने आप ही अगर देख लें भारत में भी, तो एक पक्ष ईरान के सपोर्ट में चाहे अनचाहे वो खड़ा हो चुका है, एक पक्ष जो है वो इजराइल के उसमें चाहे अनचाहे खड़ा हो जाए। सूचनाएं भी हैं वो 2 तरफा आनी शुरू हो रही। इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सूचनाओं की रही बात, तो इस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूँगा। हमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूचना माध्यमों पर भरोसा करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्वस्थ लोकतंत्र में एक विपक्ष
का होना जरूरी है, और विपक्ष पक्ष का साथ नहीं देगा। तो दो विचारधाराएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो राष्ट्र की विचारधारा है वो भारत के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय होती है और हमें उसको ही मानना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक टिप्पणी की थी कि मैंने युद्ध रुकवा दिया भारत पाकिस्तान के बीच में। कल भी उन्होंने बयान दिया। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ जी। उन्होंने ये कहा था ना, रुकवा दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने पहुंचते ही पहला काम यही किया कि उन्होंने कहा कि ना मैं किसी की मध्यस्थता स्वीकार करता रहा, ना करूंगा, ना करी है ना करूंगा। जी, सीधे सीधे कंडम किया उन्होंने। ऐसा करके उन्होंने ट्रंप की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब ट्रंप साहब ने उनको ये निमंत्रण दिया कि आप जब कनाडा से जाएं तो आप थोड़ा सा आ जाइएगा, चाय पीने। हाँ, चाय पी लेंगे। और जो थोड़ी सी मोदी ने मना कर दिया। अब यहाँ पर आप गेम को देखिए। ट्रंप ने मुनीर को बुलाया था, ट्रंप मोदी को बुलाता, और अगर मोदी चले जाते तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता कि युद्ध रुकवा दिया था ये लोग आए, इनको मैंने धन्यवाद दिया और अब इसके साथ व्यापार करेंगे। एक चीज़ सर और बताइएगा, जैसे ग्लोबल मार्केट में कहा जाता है अमेरिका जो है वो सुपर पावर, वो चीज़ों को होल्ड करता है। अब आपको नहीं लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या जो भी आने वाले दिनों में जो घटनाएं घटी हों, इनके बाद ट्रंप की विश्वसनीयता पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है? अब ट्रंप को लोग उतने उस क्रेडिबल तरीके से उनके बयान को नहीं लिया जाता है कि ट्रंप जो है वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट था कि मैं क्या करूंगा ये किसी को नहीं मालूम। इसका कई अर्थ है। अगर मैं कुछ करता हूं तो भी ठीक है और नहीं करता हूं तो भी ठीक है, क्योंकि मैं जानता था मुझे क्या करना है। ये उसकी एक बहुत डिप्लोमेटिक चाल थी कि अगर उसे खुलकर आना पड़ा तो इतने सारे उसने तामझाम इकट्ठा कर लिया, डेम्स डे प्लेन बुला लिया, G7 को छोड़कर चला गया वापस, ईरान के लिए कह दिया खुमैनी को तुम कहाँ हो मुझे मालूम है ना, लेकिन मारूंगा नहीं। और अगर कुछ भी नहीं करता है तो कह सकता मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं क्या करूंगा किसी को नहीं मालूम। अब फिर वो आर्गुमेंट दे सकता है कि अगर मैं खुमैनी को मारता तो ईरान में और मुस्लिम जगत में यूएस का विरोध शुरू हो जाता। उचित भी अपनी पट भी अपनी। हाँ। तो सबसे अधिक अविश्वसनीय व्यक्ति अपने कथनी और करनी में अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय कोई है तो मुझे ट्रंप लगता है। डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि आने वाले एक हफ्ते में आप ईरान और इजराइल के सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि आने वाला जो एक हफ्ता होगा उस एक हफ्ते में विश्व सिनेरियो में क्या चीज़ें बदल जाएंगी? भारतीय दृष्टिकोण तो ये है कि दोनों में शांति होनी चाहिए। भारत इजराइल का एक अच्छा मित्र है जी, और इजराइल ने आज तक भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट किया है बिना किसी शर्त के जी। ईरान के साथ हमारे व्यावसायिक संबंध हैं। ईरान ने हमें चाबहार बंदरगाह दिया ग्वादर के अगेंस्ट। दोनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं। दो मित्र राष्ट्रों में से एक मित्र राष्ट्र का चयन कठिन है, इसलिए अगर दोनों में शांति रहेगी तो वो भारत के हित में है। जहां तक रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, एक हफ्ते तो आप बहुत दूर की बात कह रहे हो, 48 घंटे जी में ये क्लियर हो जाएगा कि युद्ध किस दिशा में जा रही है। क्योंकि अगर अमेरिका को इन्वॉल्व होना है तो वो 48 से 72 घंटे के अंदर आ जाएगा, डिसीजन ले लेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। और उसके ऊपर दबाव है आने के लिए। नहीं आएगा तो वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी जिसका वो नेता है वहाँ पे उसका विरोध है, और यहूदी समुदाय जो अमेरिका के अच्छे खासे बिजनेस क्लास हैं। अच्छा सर, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि क्या ये सद्दाम हुसैन वाली स्थिति बन रही है? खामनेई की मृत्यु मान लीजिए हो जाती है, अमेरिका इन्वॉल्व होता है, खामनेई की मृत्यु हो जाती, तो इसके बाद ईरान का जो सिविलाइजेशन है वो कैसे उभरेगा? ईरान के सिविलाइजेशन पे मत जाओ, क्योंकि वो तो पर्सिया था कभी, पर्सिया से फिर ईरान बना जी, है ना। तो सिविलाइजेशन
क्योंकि अब वो स्टोरियाँ चलने लगी कि ईरान में कट्टरपंथ कैसे आया, खामनेई कैसे हाँ। वो चीज़ें लाए, तो अब लोगों को एक उम्मीद भी लग रही है कि क्या हम बिल्कुल, उस इरा में पहुँच जाएंगे, पहुंच क्या? सकते हैं। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी में भी कट्टरपंथ जब जुड़ता है तो वो उसको ऊपर ले जाने की बजाय गर्त में ले जाता है, क्योंकि कट्टरपन के साथ बहुत सारी चीज़ें बाध्यता के रूप में आती हैं, जिसे आप ना चाहते हुए भी फॉलो करते हो। नहीं करने पर आपको सजा मिलती है, कहीं ना कहीं आप मन दबाकर उसे फॉलो करते हो। खोमैनी के आने के पहले का जो ईरान था वो प्रगतिशील ईरान था। कहीं ना कहीं उसकी छवि है लोगों में, और ईरान में भी अभी ऐसे लोग हैं जो उस छवि की तरफ देख रहे हैं और वहाँ वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसे प्रगतिशील मानते हैं। आज का जो ईरान है वो धार्मिक कट्टरता से भरा हुआ है। ये सच है कि धर्म, जिसे अफीम कहा जा सकता है, ईरान के लोगों ने चख लिया है, उससे निकलने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे और है, ईरान में क्या स्थितियां चल रही हैं? सारी दुनिया के देश ये चीज़ों को वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अभी कोई भी क्लियर तौर पे साथ में नहीं आया। अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या आपको नहीं लगता ईरान, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी कि सारे देश हमारे साथ आ जाए, ईरान अकेला पड़ गया है? ईरान अकेला पड़ गया है। इसके साथ आने वाले राष्ट्र, जैसा कि अभी यूक्रेन युद्ध के समय में ईरान ने मदद की थी रूस की, तो अगर रूस हेल्प के लिए आता है तो उसे कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से अपना कुछ वेपन इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। चाइना के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि चाइना मुख्य रूप से एक व्यावसायिक राष्ट्र है, वेपन प्रोवाइड करा सकता है, यूएन में जाके वीटो दे सकता है, लेकिन खुल करके युद्ध के मैदान में नहीं आएगा। तो आने वाले, जो आप कह रहे हैं, आने वाले 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं विश्व समुदाय के लिए। 48 से 72 घंटे। तो निश्चित तौर पर आने वाले जो 48 से 72 घंटे ईरान और इजराइल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर अमेरिका युद्ध में उतर जाता है तो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।